नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं एक जबरदस्त सफर पर, एक ऐसी ऐतिहासिक पड़ताल पर जो हमें समय में 1000 साल पीछे ले जाएगी। हम 700 से 1750 ईस्वी के दौर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ नक्शे, शब्द और हमारा समाज सब कुछ बदल गया। तो शुरुआत करते हैं सीधे इन दो नक्शों से। दोनों ही भारत के हैं। एक बना है 1154 में और दूसरा लगभग 600 साल बाद 1720 में। अब जरा पुराने नक्शे को ध्यान से देखिए। इसमें दक्षिण भारत वहां है जहां हम आज उत्तर भारत को देखते हैं, और श्रीलंका वो तो आइलैंड की तरह ऊपर तैर रहा है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही जगह के दो नक्शे इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्या पहले के लोगों को दिशाओं का अंदाजा नहीं था? चलिए इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हमारी इस ऐतिहासिक जासूसी का जो पहला सुराग है ना, वो छिपा है नक्शे बनाने के विज्ञान में, जिसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। और ये जो साइंस है, ये वक्त के साथ बहुत बहुत तेजी से बदला। तो जो लोग नक्शे बनाते हैं उन्हें कहा जाता है मानचित्रकार या फिर कार्टोग्राफर। अल इदरीसी हों या वो फ्रांसीसी नक्शा बनाने वाले, दोनों ही अपने अपने जमाने के एक्सपर्ट थे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 12वीं सदी की जानकारी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। ठीक वैसे ही 18वीं सदी की जानकारी भी अलग थी। इसीलिए जब भी हम कोई पुराना दस्तावेज या नक्शा देखें तो उसे उसी जमाने का चश्मा पहनकर समझना पड़ता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, और ये तो और भी दिलचस्प है। पता है, सिर्फ नक्शे ही नहीं, वक्त के साथ शब्दों के मतलब भी बदल जाते हैं, और ये चीज हमारी जांच को और भी ट्रिकी बना सकती है। चलिए एक बहुत ही आम सा शब्द लेते हैं, हिंदुस्तान। आज जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में पूरे भारत देश की एक तस्वीर बन जाती है ना? पर क्या हमेशा से इसका यही मतलब था? अब ये वाकई में कमाल की बात है। 13वीं सदी में एक इतिहासकार थे, मिन्हाज-इस-सिराज। उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका, मतलब वो हिस्सा जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आता था। इसमें दक्षिण भारत तो था ही नहीं। फिर 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जानवरों और संस्कृति को बताने के लिए किया। और आज आज तो इसका मतलब एक देश से जुड़ा है। देखा आपने, एक ही शब्द का सफर कितना बदल गया। एक और उदाहरण देखिए, विदेशी शब्द। आज हमारे लिए विदेशी मतलब कोई ऐसा इंसान जो भारत का नागरिक नहीं है, राइट? लेकिन उस जमाने में किसी गांव में बाहर से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस गांव के समाज या कल्चर का हिस्सा नहीं था, उसे परदेसी या विदेशी कहते थे। मतलब एक शहर वाले के लिए कोई जंगल में रहने वाला इंसान विदेशी था, लेकिन एक ही गांव के दो किसान, चाहे उनकी जाति अलग-अलग हो, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। तो अब सवाल ये है कि इतिहासकारों को, यानी कि इतिहास के इन जासूसों को, ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है, और इस जासूसी में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए अपने तीसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन 1000 सालों में एक चीज हुई कि लिखी हुई जानकारी की जैसे बाढ़ सी आ गई, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कागज। सोचिए, 13वीं सदी में कागज इतना कीमती था कि एक विद्वान को अपनी लिखी हुई किताब को धोकर सुखाना पड़ता था ताकि वो उसी कागज पर दोबारा लिख सके। और वहीं सिर्फ 100 साल बाद 14वीं सदी में कागज इतना सस्ता और आम हो गया कि दुकानदार उसमें सामान लपेटकर देने लगे। है ना कमाल का बदलाव? कागज तो खूब मिलने लगा था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो सारी किताबें और दस्तावेज हाथ से ही कॉपी किए जाते थे। इन नकल करने वालों को लिपिक या स्क्राइब कहा जाता था। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कभी किसी दोस्त का होमवर्क कॉपी करते हैं। कभी कोई शब्द समझ नहीं आता तो हम अंदाजा लगा लेते हैं ना। बस लिपिक भी यही करते थे। एक छोटा सा शब्द बदला, फिर एक पूरा वाक्य बदल गया, और सदियों तक नकल की नकल होते होते असली किताब और कॉपी की हुई किताब में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। इसीलिए इतिहासकारों को एक ही किताब की कई अलग अलग कॉपियां पढ़नी पड़ती हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ओरिजिनल लेखक ने लिखा क्या था। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि इतिहास को समझना कितना ट्रिकी हो सकता है। अब जरा ये देखते हैं कि इन 1000 सालों के दौरान समाज में असल में बड़े बदलाव क्या-क्या आए। इस दौरान कई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे सिंचाई के लिए ये राहट, जिसे पर्शियन व्हील भी कहते हैं। इसने खेती करने का तरीका ही बदल दिया।
कम मेहनत में खेतों तक पानी पहुंचने लगा। इसके अलावा कपड़ा काटने के लिए चरखा और लड़ाई में बारूद वाले हथियार, ये सब भी इसी दौर में आए। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमारा खान पान भी बदला। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, ये सब चीजें बाहर से आए लोगों के साथ ही यहाँ पहुंची। जरा सोचिए, बिना आलू और मिर्च के हमारा खाना आज कैसा होता। ये आर्थिक और तकनीकी बदलावों का एक बहुत बड़ा दौर था। लोग नए मौकों की तलाश में दूर दूर तक सफर करने लगे। इसी दौरान राजपूत जैसे नए सामाजिक समूहों का महत्व बढ़ा और समाज के अंदर जाति व्यवस्था और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। इन सामाजिक बदलावों के साथ साथ इस दौर में बड़े बड़े साम्राज्य भी बने और धार्मिक परंपराओं में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये वो दौर था जब चोल, तुगलक और मुगल जैसे राजवंशों ने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। ये ऐसे साम्राज्य थे जो कई अलग अलग तरह के क्षेत्रों तक फैले हुए थे, और इन्होंने उपमहाद्वीप का राजनीतिक नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है। इतिहास ये भी है कि हमें जो कुछ भी पता है वो आखिर पता चला कैसे। ये सुरागों को जोड़ने, उन्हें समझने और फिर उनकी सही व्याख्या करने की एक कला है। और इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जैसे 1000 साल में विदेशी शब्द का मतलब इतना बदल गया, तो आज से 500 साल बाद इसका क्या मतलब होगा? क्या पता तब इसका मतलब हो कोई ऐसा जो इस दुनिया का ही ना हो।